स्वागत है सभी का वसुधैव कुटुंबकम ई क्लासेस में। ये हिंदी की पहली वीडियो है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार या वर्णमाला को। तो सब पहले तो हम इसकी पढ़ेंगे थ्योरी और उसके बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, जो भी अभी तक इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए पहले थ्योरी देखते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। वर्ण क्या है? वर्ण मूल ध्वनि है, मतलब सबसे छोटी ध्वनि है और इसका विभाजन नहीं हो सकता। सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जो है वो वर्ण है। भाषा की ध्वनियों को लिखने हेतु उनके लिए लिपि चिन्ह हैं। जो हम ध्वनि है वे सबसे छोटी ध्वनि है, वे वर्ण है और उनके लिए लिखने के लिए लिपि चिन्ह भी हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। जो ध्वनियों को लिखने के लिए जो लिपि है, ध्वनि को लिखने की जो लिपि है, उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। जो हिंदी की सबसे मूल ध्वनि है उसके लिए जो लिपि बनाई गई है उन्हें वर्ण कहा है, उन चिन्हों को। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। अभी हमने देखा लिखित रूप होते हैं ये। हिंदी में इन्हीं वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लेटर। इस प्रकार ध्वनियों का संबंध जहाँ भाषा के उच्चारण से है। ध्वनि क्या है? ध्वनि तो हमारा बोलने का है। बोलना क्या? उच्चारण। और वहीं वर्ण क्या है? वर्ण का संबंध लेखन से है। ध्वनि तो उच्चारण है और वर्ण क्या है? लेखन। लिखने, ध्वनि को ही लिखने के लिए वर्ण बोलते हैं जब हम लिख देते हैं तो। चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया। हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जब वे वर्ण, बहुत सारी ध्वनि को हमने लिखा, वे वर्ण बन गए, उन वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है टोटल? 44 वर्ण है, जिनमें 11 स्वर होते हैं, वोवेल्स, और 33 होते हैं हमारे व्यंजन। चलिए देखो, वर्णमाला में टोटल 44 वर्ण है, स्वर हुए 41 और हमारे सॉरी 11 तो है स्वर और 33 है व्यंजन। स्वर क्या है ये पढ़ते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। जिसका उच्चारण करते हुए या बोलते हुए वायु में कोई अवरोध ना हो, तो ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। और ये कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। ये इनकी लिखा हुआ है ए आ ई उ ऊ री ए ओ आउ। ये हो गए टोटल 11। 11 हमारे स्वर होते हैं। तो अब नेक्स्ट है ऋषि को लिखित रूप में स्वर माना गया है। ऋषि को भी अगर लिखा हुआ है तो इसे स्वर ही माना गया है, किंतु आजकल हिंदी में उच्चारण में री के समान होता है। इसका उच्चारण री जैसा ही होता है, इसलिए री को स्वरों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये जो है लिखित रूप में तो स्वर है और वैसे सम्मिलित नहीं किया हुआ इसे। यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट है, अंग्रेजी के प्रभाव से ओ ध्वनि का हिंदी में समावेश हो चुका है। अंग्रेजी के प्रभाव से ओ भी हमारा हिंदी में आ गया है। यह हिंदी के आ या आओ के बीच की ध्वनि है। आ और ओ के बीच की ध्वनि ये है आओ। अब है नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। स्वरों की मात्राएं देखते हैं। व्यंजनों का जब उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलकर किया जाता है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों को बोलते हैं, तो स्वरों के सहारे से बोलते हैं। इसलिए वर्णमाला में उनको व्यक्त करने के लिए चिन्हों का यूज किया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में ए से औ तक कुल 11 स्वर हैं, ये अभी हमने ऊपर देखा। इनमें एक को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। ये मात्राएं निम्नलिखित हैं। क्या किस बोविल के लिए क्या चिन्ह है, ये अब हम देखने वाले हैं। ये है हमारे स्वर और ये हैं मात्राएं, और किस तरीके से व्यंजन के साथ इसे यूज किया जाता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब हम अभी क्वेश्चन लगाएंगे या फिर आगे रिवीजन के लिए काम आएगा। देखो, ए का
जो है अभी हमने देखा इसका कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है ए का। और ये कै प्लस ए इजिकल टू कै बनता है ना, कि हर किसी व्यंजन में हमारा क्या होता है, ए स्वर होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है परीक्षा में। नेक्स्ट है आ का चिन्ह ये होता है, और कै प्लस आ इजिकल टू होता है का। ये सिर्फ मात्रा ही देखनी है हमें। देखो ये वैसे तो पता ही होगी सबकी, ई छोटी ई की ये मात्रा होती है, बड़ी ई की ये होती है, छोटे ऊ की ये, बड़ा ऊ ये, और री की ये होती है, ए की ये, आई की ये, आओ की ये, और आओ की ये मात्राएं होती हैं। चलिए ये भी इजी था। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं। अभी हमने देखे स्वरों के चिन्ह, अब ये कुछ अतिरिक्त चिन्ह हो रहे हैं, इन्हें एक बार और देख लेते हैं। अनुस्वार, जो ये ऊपर हम अंकी बिंदी बोलते हैं, इसे इसे अनुस्वार बोला जाता है। अनुनासिक, जो ये चक्र बिंदी बोलते हैं, ये अनुनासिक का चिन्ह होता है। और विसर्ग का तो हमें पता है, ये विसर्ग होता है। जैसे प्रातः में ये जो है, हलंत भी पता है, जैसे जगत में है हलंत, और ढ़ और ढ में ये नीचे जो बिंदी होती है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने देखे स्वरों के चिन्ह, अब देखते हैं स्वरों के भेद। देखो स्वरों को अलग अलग हमने मुखाकृति, जब हम बोलते हैं मुख की आकृति, मुंह की आकृति कैसी होती है उसके आधार पर बांटा है। होठ, ओष्ठाकृति, होठ के आकार के हिसाब से बांटा है। उच्चारण, उच्चारण समय, उच्चारण का समय जो जितना समय लगता है उस हिसाब से बांटा गया है। और उच्चारण स्थान, कहाँ से वो ध्वनि निकलती है उसके हिसाब से चार प्रकार में हमने स्वरों को बांटा विभाजित किया गया है। पहले देखते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन से हुए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का, जीभ का आगे का भाग सक्रिय हो। जिन भी स्वरों को जीभ के अगले हिस्से से बोला जाएगा तो उन्हें अग्र स्वर बोलते हैं। ये है हमारे अग्र स्वर, ए ई ए और ए। ये इसी का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लेंगे, आगे रिवीजन में हेल्प करेगा। पश्च स्वर वे हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा लगता है, उसे पश्च स्वर बोलते हैं। और पश्च स्वर ये हैं। नेक्स्ट है समृत स्वर। समृत स्वर का मतलब है कम खुला हुआ, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले, जिसमें मुंह कम खुलता है, ये है बड़ी ई और बड़ा ऊ। नेक्स्ट है अर्ध समृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृत स्वरों में थोड़ा अधिक खुलता है। इसमें समृत में तो कम खुलता था, और अर्ध समृत में इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा खुलेगा, तो उसे अर्ध समृत स्वर कहते हैं। उदाहरण है ये एग्जाम में पूछा जाता है। ए और ओ। बी व्रत स्वर, बी व्रत स्वर का मतलब होता है अधिक खुला होना, जिनमें बहुत ज्यादा उच्चारण करते हुए ज्यादा मुंह खुलेगा। तो जैसे उदाहरण है आ, इसका एक ही उदाहरण है आ। तो ये क्या है, ये है हमारा बी व्रत स्वर। नेक्स्ट है अर्ध विव्रत स्वर। बी व्रत स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है, बी व्रत स्वर से थोड़ा कम, जो ये बी व्रत में तो बहुत अधिक खुला था हमारा मुंह, इससे थोड़ा कम अगर खुलेगा तो उसे अर्ध बी व्रत स्वर बोलेंगे। और इसके उदाहरण हैं, ये दोनों हैं ए और आओ। तो ये इसके नोट्स बना लो आप, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब क्वेश्चन करेंगे ये हेल्प करेगा। चलो ये हमने पढ़ लिए, स्वर पढ़ लिए किसके हिसाब से, ये पढ़े हमने मुख की आकृति के हिसाब से। अब पढ़ते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर होठ की आकृति कैसे कैसे बनती है। तो इन्हें दो प्रकार हैं इसके, एक तो है वृत्ताकार, एक है अवृत्ताकार। वृत्ताकार क्या होता है, होठों का आकार गोल हो। जब होठ गोल बनते हैं तो उन्हें वृत्ताकार कहते हैं। ये है वृत्ताकार स्वर, इसे भी आप नोट कर लो। अवृत्ताकार, उच्चारण में गोल न खुले, हमारे होठ जो है गोल ना खुले तो अवृत्ताकार है। उदाहरण है इसके ये ए, आ, ई, ए और ए। और वृत्ताकार के क्या थे, उ, ऊ, ओ, औ और ओ। ये आप अगर बोल बोल के इन्हें देखोगे तो उससे पता लगेगा
कि हाँ होठ की आकृति कैसे हो रही है। तो ये करना वैसे इजी होता है, ऐसे देखने से तो याद होना मुश्किल होगा ये सारे इतने, पर जब हम इन्हें बार बार बोल के भी देखेंगे तब हमें पता चल सकता है कि हाँ कैसे होगा ये। चलिए, नेक्स्ट है उच्चारण समय के आधार पर। जो बोलते समय कितना समय लगता है उसके हिसाब से दो भागों में बांटा है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व से पता चल रहा है हमें जब उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कब कम समय लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये इसमें छोटे वाले हैं, छोटा है बोलते हैं ना इसे, छोटी ई और छोटा ऊ। और दीर्घ स्वर बेस्वर है जिनमें दो मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक समय लगता है, जिनमें एक मात्रा से अधिक का समय लगता है तो उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। ऑप्शन है ये, सॉरी उदाहरण है ये, आ बड़ा, ये बड़े वाले हैं तो इनमें ज़्यादा ही लगेगा टाइम, तो ये भी इजी है करना। फिर है उच्चारण स्थान, कहाँ से बोले जाते हैं उसके हिसाब से। तो ये दो तरीके के हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। तो अनुनासिक क्या होता है, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है। जब नाक से भी हमारा उच्चारण आवाज आए तो उसे अनुनासिक स्वर बोला जाता है। और इससे याद कैसे रख सकते हैं, इनके ऊपर जो है चंद्र बिंदु का उपयोग होता है, क्योंकि नाक से कब आवाज आती है हमारी, जब ऊपर चक्र बिंदी होती है ना। किंतु जब सिरा रेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए अथवा स्थानाभाव के कारण चंद्र बिंदु की जगह हम बिंदु भी लगाते हैं। मतलब जहाँ पे बिंदु होता है ऊपर या चंद्र बिंदु होता है तो वो हमारे स्वर सारे कितने होते हैं, अनुनासिक होते हैं। और निर्नुनासिक स्वर की बात करें तो बेस्वर, जिनकी उच्चारण ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिसमें नाक से हमारी आवाज ना आए तो उसे निर्नुनासिक बोलते हैं। तो ये बचे हुए जो है निर्नुनासिक स्वर हुए। चलिए, इसका अभी तक या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो। हमने पढ़ा अभी स्वर, अब पढ़ेंगे व्यंजन। देखो स्वर में क्या था, जब ध्वनि बिना किसी अवरोध के निकलती थी। पर व्यंजन है हिंदी भाषा में जिन ध्वनि वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारी श्वास या वायु मुंह के किसी भाग से, कौन कौन से भाग हो सकते हैं, तालु हो सकता है, होठ हो सकता है, दंत हो सकता है और बतर होता है, तो इनसे जब टकराकर निकलती है, बर्ड्स आदि से टकराकर जब हमारी साउंड निकलता है, आवाज निकलती है, उच्चारण होता है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। चलो व्यंजन के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो देखते हैं। अभी देखा था व्यंजन 33 होते हैं ना, अब व्यंजन के भेद देखते हैं। टोटल 33 व्यंजन होते हैं, उनके भेद देखते हैं। तो भेद पहला जो टाइप है वो है प्रयत्न और उच्चारण के स्थान के आधार पर, जहाँ से हमारे साउंड उच्चारण आता है के आधार पर व्यंजन के प्रकार। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन, ये यहाँ पर दिया हुआ है। कैब इन्हें एक दो तीन चार पांच वर्गों में बांटा गया है। एक तो कै वर्ग, च वर्ग, ट और त और प। कै वर्ग में कै ख ग घ अण है, और ऐसे ही च वर्ग में ये छ छ ज ज झ अण है। और ये सब वर्ग के हिसाब से जो है ये टोटल 5 वर्ग हैं और 5 एक में है, तो ये 25 हो जाते हैं। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। और दूसरा टाइप जो है व्यंजनों का वो है अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। और कौन कौन से होते हैं, य र ल और रो है। फिर है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, और ये होते हैं स वाले और है, स और है। फिर होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन एक होता है और र है। फिर है पार्श्विक व्यंजन, ये ल होता है। और अन्य संघर्षी में जो ये नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है वे हैं सब, और फ है। ये भी अन्य संघर्षी 4 हैं। एक है उत्क्षिप्त व्यंजन, ये ड और ढ है, ये दो हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये दोनों ध्वनियाँ हिंदी में ड और ढ ध्वनियों से विकसित हुई हैं। फिर है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन हमने स्वर भी देखे थे, अनुनासिक स्वर कौन से थे, जिनमें अंक की बिंदी और चक्र बिंदी थी। और ऐसे ही ये जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ये जो वर्ग का 5वां वर्ण होता है, हमने अभी वर्ग देखे थे ना, ये 5
तो ये इसमें जो लास्ट के वर्ण हैं ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं ण ढ ये और न और मैं। इनके स्थान पर अनुस्वार व चक्र बिंदु का उपयोग किया जा सकता है। वही अगर हम इनकी जगह क्या यूज भी कर सकते हैं, ये दोनों का चक्रबिंदी का बिंदु का यूज कर सकते हैं। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब मेल से मिलकर बने हैं ये। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पहला है छ, तो ये छह छत्रीय जो मिलकर बना होता है, ये कैसे और प्लस जो ये कटा हुआ सै वाला होता है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। यूज इसका ये है कक्षा और रक्षा में। तो छह हमारा कै प्लस सै से मिलकर बना है। ऐसे ही त्रय की बात करें, त्रिशूल की, तो तय और रै से मिलकर बना है। ज्ञानी जो होता है वो जय और ये वाले ण से मिलकर बना है। और श्रेय जो होता है श्रमिक वाला, ये हमारा बड़ा सै जो होता है ये, और प्लस रै से मिलकर बना है। यूज यहाँ पे है श्री और श्रीमती। और ये जो श्रेय का यूज है, ये स और ऋष ऋषि से मिलकर बना है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। और ये श्रृंगार, और श्रृंगार की सही वर्तनी जो है स्पेलिंग ये होती है। ध का जो यूज होता है वो द प्लस ई से मिलकर बना है, संयुक्त व्यंजन है ना ये भी। और ये आधा कै और तय, ये भी संयुक्त व्यंजन है, कै और तय से मिलकर बना है। ऐसे ही तय जो होता है ये संयुक्त व्यंजन आधा तय और तय से मिलकर बना है। और ये जो द में द होता है, ये आधा द और द पूरा द से मिलकर बना होता है। ऐसे ही द में ध जो निकला होता है आधा द होता है और ध होता है। द्वय जो होता है द्वय द और प्लस वय से मिलकर बना है। ऐसे ही प्र प और र से मिलकर बना है। और त्र जो है ये, इसमें न होता है ना, तो ये न और न से मिलकर बना होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, जब क्वेश्चन करेंगे हेल्प करेगा ये हमें, या रिवीजन में हेल्प करेगा। फिर अब नेक्स्ट टाइप के आते हैं। व्यंजनों को अभी और बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन दो प्रकार होते हैं। स्वर तंत्री क्या होते हैं देखते हैं। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन है ये स्वर तंत्रियों के आधार पर। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और तृतीय, जो वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण है वो क्या है? वो अघोष वर्ण है। वर्ग हमने अभी ऊपर देखे थे ना, कै च ट त प वर्ग। और ये क्या होते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां परस्पर इतनी दूर हट जाती हैं कि पर्याप्त स्थान कार के कारण उनके बीच निकलने वाली हवा बिना स्वर तंत्रियों के टकराए और बिना कंपन किए बाहर निकल जाती हैं। इसलिए इन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जब इनका उच्चारण होता है तो ये बिना टकराए बाहर निकल जाती हैं, इसलिए इन्हें अघोष वर्ण कहा गया है। और ये वर्ण के पहले और तीसरे नंबर वाले होते हैं। फिर है सघोष वर्ण व्यंजन। ये ये जो है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। ये सॉरी, ये जो हमने अभी अघोष देखा था प्रथम और द्वितीय होता है। मैं पहला और तीसरा पहला और दूसरा जो है, पांच थे ना हमारे, तो पहले दूसरे तो हो गए अघोष, और बचे हुए जो हैं तीन चार पांच, ये होते हैं सघोष। तो ये तो इजी था, बस हमें क्या होना चाहिए? वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग में क्या क्या होते हैं। तो हमारे पांच वर्ग थे, एक बार चलो देख लेते हैं फिर से कौन कौन से वर्ग थे। ये थे वर्ग थे ना, कै च ट त और पै वर्ग। कै ख ग घ न और छ छ ज झ न, ये जो वर्ग थे ये शुरू वाले तो हैं हमारे अघोष, और लास्ट वाले जो तीन है ये हैं सघोष। इजी है वैसे, ये नोट्स बना लेना। फिर है प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का की आयु होता है, हमने व्यंजन में भी देखा था, ये उच्चारण ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु कम शक्ति के साथ बाहर निकलती है तो अल्प प्राण कहते हैं। जब उच्चारण की ध्वनि जो है वो धीमे आए तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। और ये जो अल्प प्राण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, जितने भी ओड पोजीशन के हैं, विषम पोजीशन के हैं, वे हमारे क्या होते हैं?
वे हमारे अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से हो गए? 1, 3 और 5 ओड पोजीशन वाले या विषम पोजीशन वाले। सभी अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कौन थे? यरलेव। तथा सभी स्वर अल्प प्राण है। जो अगर ये पूछेगा हमसे स्वर जो है वे कौन से हैं, अल्प प्राण है या महाप्राण, तो स्वरों में देखो वैसे भी कम समय लगता है, ये हमें पता ही है। और अल्प प्राणों से ही बोलते हैं जिसमें कम समय लगे और या कम शक्ति लगे। और ये लैवे भी हमारे अल्प प्राण है। फिर बचा महाप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक प्राण या वायु अधिक शक्ति के साथ बाहर निकले तो वे महाप्राण होते हैं। और ये कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण जो है वर्ग का, दूसरा और चौथा, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारे इवन पोजीशन के नंबर है, वर्ण है, लेटर्स हैं, वो हमारे महाप्राण होते हैं। सभी उष्म व्यंजन, 5 वर्ग तो वे हैं ही, और उष्म व्यंजन जो ये स वाले हैं और है, ये भी हमारे महाप्राण होते हैं। इनमें भी देखो ऊष्मा ज़्यादा पावर लगानी होती है हमें, और टाइम भी ज़्यादा लगता है इनमें, तो ये भी महाप्राण हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा। नेक्स्ट है व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ देखो इसके नाम से पता चल रहा है गुच्छा है ना व्यंजनों का। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में बोले जाते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजन हो और एक ही साथ एक ही बार में बोल दें तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे स्टेशन, देखो आधा स और ट एक साथ बोल रहे हैं ना, स्टेशन दोनों एक साथ, स्मारक स्मारक है ना, तो ये व्यंजन गुच्छ है। और विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का उच्चारण है आधा है के समान होता है विसर्ग का सेम उच्चारण होता है। मनः स्थिति, इसे मनः स्थिति, तो ये विसर्ग ये हो गया। चलो उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद देखते हैं। अब हम जो है सभी वर्णों के भेद देखेंगे। वर्ण कितने थे हमारे? 44 थे ना। सभी को किस प्रकार से बांटा जा सकता है, स्वर को भी और व्यंजन को भी। तो चलिए, फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों जीभ का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। चलो सीधे हम चलते हैं कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। पहले है क्रम, फिर नाम है वर्ण का, उच्चारण का स्थान है ये, और फिर है वर्ण ध्वनि का नाम, क्या नाम दिया गया है। तो देखो पहले देखते हैं ए आ ओ, ये जो है कै वर्ग, इसका नाम दिया गया है, या फिर इसका नाम कै वर्ग दिया गया है या विसर्ग दिया गया है। और इनका उच्चारण होता है कंठ से, और वर्ण ध्वनि का नाम कंठ्य बोला गया है। ये जो ध्वनि है ए ओ की, ये कंठ से ध्वनि निकलती है, तो इनका नाम क्या दिया गया है? कंठ ध्वनि। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना या इसके नोट्स बना लेना, जब क्वेश्चन करेंगे बेनिफिशियल होगा। फिर है ई और च वर्ग। इसमें देखो कै वर्ग भी था और विसर्ग वर्ग भी था, ये दिया हुआ था इसमें। ए आ और कै वर्ग और विसर्ग वर्ग ये कंठ से निकलते हैं और कंठ्य इन्हें बोला गया है। ऐसे ही ई और च वर्ग, क्या के वर्ग च आता है, फिर ट आता है ना, और य और स ये तालु से निकलते हैं, इन्हें तालव्य बोला गया है। ये वैसे हमने ऊपर भी देखा था जब स्वर और हमने व्यंजन पढ़े हैं, दोनों को ऊपर अलग अलग बताया गया था, अलग अलग, अभी एक साथ बताया गया है। इसे एक बार पढ़ लो वीडियो को रोक के, और चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो एक थम्स अप दे देना। चलो दूसरी वीडियो में हम जो भी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं सभी को सोल्व करेंगे।